The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सबसे पहले आपने पढ़ी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए, उसके बाद आपने पढ़ी नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि रिजिड रोटर के लिए और नॉन रिजिड रोटर के लिए कैसे आप लोग अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हो। ये सब चीज़ें आप लोग सीख चुके हो। साथ ही साथ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो भी आप लोग कवर कर चुके हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर चुके हो। आज हम लोग अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर सिलेक्शन रूल क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और कैसे हम लोग उसको प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of molecular spectroscopy. इसका मतलब 10 lectures already upload कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक previous lectures नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग previous lectures देख लीजिए, ताकि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। previous lectures देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको molecular spectroscopy की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको कवर कराया है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बशर्ते आप हर एक लेक्चर को थोरोली पढ़ते जाओ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि आखिर बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर सिलेक्शन रूल क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो ये चीज तो आप सभी को पता है कि अगर आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर हार्मोनिक नेचर की, तो आपको जो डेल्टा एन है वो आपका +-1 अलाउड होगा, और आपका जो +-2 है, +-3 है, +-4 है, वो सारे आपके हो जाते हैं फॉरबिडन। लेकिन ये आपके लिए होता है हार्मोनिक के अंदर। अगर आप जाओगे एन हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो वहां पर आपका डेल्टा एन +-1, डेल्टा एन +-2, डेल्टा एन +-3 सारे क्या होते हैं आपके पास अलाउड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा, आप कैसे इनको डिराइव करते हो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन के ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जब मैंने आपको पढ़ा था सिलेक्शन रूल, तो वहां पर मैंने आपको मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल अच्छे से डिराइव कराया था। सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी अपने मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल को डिराइव करेंगे। और डिराइव कैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। और ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के अंदर आपके पास वेव फंक्शंस होते हैं अपने एनर्जी लेवल्स के, और आपके पास एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। तो वेव फंक्शन हम लोग ले लेंगे क्वांटम केमिस्ट्री से। ऑपरेटर आपको कहां से पता चलता है, ऑपरेटर आपको पता चलेगा ग्रॉस सिलेक्शन रूल से। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप कह रहे थे कि आपका जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल था वो क्या था, कि आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी आपका मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनली एक्टिव होता है। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी ग्रॉस सिलेक्शन रूल होगा, वहीं से हम लोग अपने ऑपरेटर को उठाएंगे। फंक्शंस आप लोग ले लोगे क्वांटम केमिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग अपना निकाल लेंगे ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, और अगर आपके ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई तो वो ट्रांजिशन आपके पास क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो आई तो आपके पास वो ट्रांजिशन कैसा हो जाता है, अलाउड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ डायनामिक डाइपोल मोमेंट। अब डिफरेंस है परमानेंट डाइपोल मोमेंट के अंदर और डायनामिक डाइपोल मोमेंट के अंदर। परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपके पास जरूरी होते हैं, आप लोग क्या पढ़ते हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हो, वो आपके मॉलिक्यूल के पास होना ही चाहिए बिना वाइब्रेशन शो किए। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर CO2 का, मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, CO2 का कोई मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका म्यू क्या हो जाता है, आपके पास 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस को इंक्लूड कर दूं, तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट कुछ वैल्यू देगा, तो हाँ, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू
दे देगा। वाइब्रेशंस बहुत से टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो ओ है यहाँ पे इस साइड मूव कर रहा हो, ये जो आपका ओ है इधर मूव कर रहा हो, यानी कि जो आपका ओ है इस टाइप से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा हो। जब ये वाला ओ इधर आ रहा हो तो ये भी कहाँ आ रहा हो, इधर ही आ रहा हो, तो वाइब्रेशन क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा है। इसे आप लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हो। तो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी तो उस केस के अंदर तो आपके पास कोई भी डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए कि आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है वो कुछ इस टाइप का है, C आपका सेंटर में है, O आपका इधर भी है और आपका कहाँ है, इधर भी है। आपने क्या किया, ऐसे स्ट्रेच कर दिया, दोनों की दोनों कहाँ गए, बाहर की तरफ आपके पास क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा, ये बोन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बोन भी क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर भी आपका म्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी जो आपका म्यू है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि मॉलिक्यूल अभी भी लीनियर है और डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी सिमेट्रिकल ही है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई, मान लीजिए कि जो आपका यहाँ पर जो ये वाला O था ये तो आपका इस साइड में ही मूव कर रहा है और ये वाला O भी क्या कर रहा है, इस साइड में ही मूव कर रहा है, तो आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, वो यहाँ पर जो आपके पास ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये तो आपके पास बड़ी हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, आपके पास छोटी हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है वो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू जरूर देगा, उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट डिस्टेंस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब इस केस के अंदर आपका CO2 कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू रखेगा, यानी कि जब आपका CO2 मॉलिक्यूल इस टाइप का वाइब्रेशन शो कर रहा होगा तो उस केस के अंदर उसके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, जिसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, डायनामिक डायपोल मोमेंट बोलने वाले हो, जिसकी वजह से आपका ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम व्हेन वाइब्रेशन मोशन टेक प्लेस। अगर वाइब्रेशन मोशन नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर आपका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है, लेकिन अगर मोशन होने के बाद आपका डायपोल मोमेंट कोई वैल्यू दे दे उसे आप लोग क्या बोलोगे, डायनामिक डायपोल मोमेंट बोलोगे। और अगर कोई वैल्यू देगा तो आप लोग क्या बोलोगे, आपका जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनली क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ एक नोट, मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट और नोट डज नॉट मैटर बट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज। जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था CO2 का, तो CO2 के पास यहां पर कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। अब इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है या नहीं उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वाइब्रेशंस के दौरान इसके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा है, वाइब्रेशनली एक्टिव है। और आपको सिर्फ यही देखना है कि वाइब्रेशन मोशन के दौरान आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं CH4 की, कैसा मॉलिक्यूल आपके पास एक स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल रोटेशनली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर आपका जो म्यू है वो क्या होता है, 0 होता है। ये इसका क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है। लेकिन जब यहां पर आप लोग एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करोगे तो यहां पर भी कोई ना कोई आपके पास डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली CO2 भी क्या होता है, आपके पास वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल जो भी वाइब्रेशन शो करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा। कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो डायपोल मोमेंट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका CO2 मॉलिक्यूल इधर की तरफ है, अगर आप लोग इस A को इधर खींचोगे, इस एक O को भी इधर खींचोगे और आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए आपका जो O है ये इधर की तरफ आ रहा है और ये भी कहां आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, यानी कैसी स्ट्रेचिंग हो रही है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। इन दोनों केस के अंदर यहां पर कोई भी डायनामिक डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ये जो आपके पास वाइब्रेशन है इनकी वजह से आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, लेकिन कुछ आपके पास ऐसे वाइब्रेशंस होंगे जिनकी वजह से आपके पास एक डायनामिक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा और जिनकी वजह से आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके मॉलिक्यूल के पास कोई एक भी ऐसा वाइब्रेशन है जिसकी वजह से डायनामिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनली एक्टिव होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा वाइब्रेशन होगा और आपके पास सारे ही मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वाइब्रेशनली एक्टिव होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल नहीं होंगे, लेक्चर के अंदर बनी रहिए, मैं आपको भी बताने वाला हूं। CH4 molecule does not have permanent dipole moment due to spherical symmetry. However, in the course of vibration of atom in molecule, dynamic dipole moment are present and molecules become vibrationally active. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि CH4 molecule के अंदर कैसे वाइब्रेशन होंगे जिनकी वजह से वो आपके पास कैसा हो जाएगा, वाइब्रेशनली एक्टिव हो जाएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इनके वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। Another example may be considered as CO2. It does not have permanent dipole moment, but some of its molecular vibrations has dynamic non-zero dynamic moment that allow for light to be absorbed. कुछ ऐसे मोशंस होने वाले हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। और अगर आपके
पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो जब आप लोग अपनी IR रीजन की लाइट फेंकोगे उस मैटर के ऊपर, तो वो लाइट क्या हो जाती है, आपके पास एब्जॉर्ब हो जाती है, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या होगी, आपके पास एब्जॉर्ब होगी, वो आपको एज ए पीक दिखाई देगी, या फिर जिस भी वेव नंबर के ऊपर आपके पास वो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपको एज ए पीक दिखाई देगा अपने स्पेक्ट्रा के अंदर, जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन को निकालने वाले हो। तो स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है, कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हो, वो सभी चीजें आप लोग सीखोगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए। अब बात करते हैं कि आखिर किन मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनली, आप किन मॉलिक्यूल के पास डायनामिक डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होता, चाहे आपके पास कोई से भी वाइब्रेशन मोशन हो रहे हो। ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन आल्सो नो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज जनरेटेड, मींस होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डू नॉट जनरेट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी नहीं देते और वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी नहीं देते। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा O2, आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो यहाँ पर एटम है और दोनों का न्यूक्लियस क्या है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों के आपके पास हो गए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर आपके पास O2 का इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस टाइप का क्या बनेगा, आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। तो वाइब्रेशन होते हुए अगर आपके पास O इधर की तरफ जाएगा तब भी कोई डायनामिक डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होने वाला, जब ये इधर जाएगा तब भी कोई भी डायनामिक डाइपोल मोमेंट आपके पास यहाँ पर जनरेट होने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्वेबल। अगर आपके पास मॉलिक्यूल हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक हुआ तो उस केस के अंदर आपके पास वैसे भी क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे कि मॉलिक्यूल क्या मान लो आप लोग यहाँ पर HCl को ले सकते हो, तो इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है और वाइब्रेशन के दौरान भी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से आप लोग क्या देख सकते हो, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देख सकते हो इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास हो गया है ग्रोथ सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको पढ़ना है कि आखिर मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल या फिर स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है, जिसके लिए आपको चाहिए होते हैं वेव फंक्शन और आपको चाहिए होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर आपको मिलने वाला है ग्रोथ सिलेक्शन रूल से। यहां पर आपने अभी बात की है डायनामिक डाइपोल मोमेंट की, तो डायनामिक डाइपोल मोमेंट आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, कोई ना कोई ऑपरेटर होने वाला है जिसको गवर्न करती है टेलर सीरीज। कैसे आप लोग निकालते हो, लेक्चर के अंदर बने रहिए, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। सबसे पहले जिन बातों को आपको याद रखना है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन द सिलेक्शन रूल इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इज डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 अलाउड होता है, डेल्टा n इज इक्वल टू +-2 +-3 या फिर कितने भी आपके पास क्या होने वाले हैं, फॉरबिडन होने वाले हैं। इफ वाइब्रेशन मोशन इज कंसीडर एज हार्मोनिक इन नेचर एंड स्टडीड बाय यूजिंग SHO मॉडल। अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हो कि जो आपके पास मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन मोशन, वो कैसे होते हैं, हार्मोनिक इन नेचर होते हैं, जिनको आप लोग कैसे पढ़ते हो, SHO मॉडल के थ्रू पढ़ते हो। इस SHO मॉडल को हमने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर काफी डिटेल के अंदर पढ़ा है, तो अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि SHO मॉडल के कोरस्पोंडिंग आप लोग कैसे हार्मोनिक वाइब्रेशन मोशन को पढ़ते हो, और वहीं से आप एक बार क्या निकलने वाले हैं, वेव फंक्शंस निकलने वाले हैं। एंड डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 इज +-1 +-2 +-3 आर अलाउड इफ वाइब्रेशन मोशन इज कंसिडर एज एन हार्मोनिक इन नेचर एंड स्टडीड बाय यूजिंग मोर्स पोटेंशियल। अगर आपका वाइब्रेशन मोशन हार्मोनिक हुआ तो उसे आप लोग पढ़ते हो SHO मॉडल के थ्रू। अगर आपका वाइब्रेशन मोशन एन हार्मोनिक हुआ तो कैसे पढ़ते हो आप लोग, मोर्स पोटेंशियल के थ्रू। और आपको पता है कि रियलिटी के अंदर आपके पास मोशन कैसे होते हैं, एन हार्मोनिक ही होते हैं, यानी कि मोर्स पोटेंशियल कैसा आपके पास, प्रैक्टिकल है। SHO कैसा आपके पास, एक आइडियल सिस्टम है जहां पर आप मान कर चलते हो कि आपका जो बॉन्ड है वो कैसा है, उसके अंदर हार्मोनिक आपके पास वाइब्रेशन मोशन हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर कैसे होते हैं, आपके पास एन हार्मोनिक ही होते हैं, जिसको आप लोग कैसे पढ़ते हो, मोर्स पोटेंशियल के थ्रू पढ़ते हो। तो SHO मॉडल को भी और मोर्स पोटेंशियल को, दोनों का लोग कहां पढ़ने वाले हो, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हो। मोर्स पोटेंशियल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग यहां पर भी पढ़ने वाले हैं, और SHO के हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करेंगे। तो अगर आपके पास मोशन कैसा है, एन हार्मोनिक है, तो डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 सारे आपके पास कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं। और जो आपके पास यहाँ पे +-1 से आप लोग क्या बोलते हो, फंडामेंटल बैंड बोलते हो। जो आपके पास बाकी है बच जाएंगे, क्या बोलोगे, ओवरटोन बोलोगे। +-2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन, +-3 क्या हो जाएगा, सेकंड ओवरटोन। इन सबको आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ोगे। जब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एन हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन मोशन पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इन चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए आपके पास क्या है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है, जिसके अंदर जो चीजें होती है, वेव फंक्शन और ऑपरेटर। ऑपरेटर मिलेगा कहां से, ग्रोथ सिलेक्शन रूल से, और आपको वेव फंक्शन कहां से मिलेगा, क्वांटम केमिस्ट्री से। टू ऑब्टेन द ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, द वेरिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट विद x डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग वाइब्रेशंस अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज एक्ट एज ए ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या है, कोई भी एक स्प्रिंग अटैच है बॉल के साथ, और आप लोग क्या कर रहे हो, इस स्प्रिंग के साथ आपके पास क्या है, यहां पर कोई ना कोई दूसरी चीज है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, बी एटम है, आपके पास क्या है, ए एटम है, ए भी आपके पास क्या है, कोई दो मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, उसके बीच का बॉन्ड है। अगर मैं इस
पी बॉन्ड को यहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा किसी पोजीशन से। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको एक्स डिस्टेंस से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आपका जो भी है वो कहां पर आ जाएगा, कुछ यहां पर आपका जो भी है वो यहां पर आ जाएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा डायपोल मोमेंट का, और इस वेरिएशन को आप लोग कैसे पढ़ते हो, टेलर सीरीज के थ्रू पढ़ते हो। द वेरिएशन ऑफ डायपोल मोमेंट विद एक्स इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज एक्ट एज ए ऑपरेटर। कैसे उसे एक्ट कराओगे ऑपरेटर की तरह, उसको आप लोग जरा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए आखिर टेलर सीरीज क्या होती है। तो इस टाइप के आपके पास कुछ टेलर सीरीज होगी जिसमें आप लोग क्या देखते हो, डायपोल मोमेंट का वेरिएशन देखते हो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। देखिए अगर आप लोग बात करते हो यहाँ पर वेरिएशन की, तो आप लोग किस तरीके से करते हो, आप कुछ इस टाइप से बनाते हो, डायग्राम बनाते हो। आपके पास क्या होता है, वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स होते हैं। कुछ इस टाइप के पास क्या होगा, वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल होंगे। ये आपके पास क्या होता है, सेंटर के अंदर, सेंटर में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और आपके वाइब्रेशन मोशन कैसे होते हैं, कुछ तरीके से कुछ इस टाइप के आपके पास क्या होंगे, वाइब्रेशन मोशन होंगे। आपके पास जो मोशन है वो कैसा होगा, ये आपके पास वाइब्रेशन मोशन है, ये भी क्या वाइब्रेशन मोशन है, आपके पास क्या है, वाइब्रेशन मोशन है। तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास डिस्टेंस होगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, राइट। इसे आप लोग क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हो। अगर आपने अपने पार्टिकल को यहां से वाइब्रेट करा के कहां पहुंचा दिया, यहां तक पहुंचा दिया, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इसे आप लोग बोलोगे कि आपने यहां पर कुछ ना कुछ क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और इस एक्स के चेंज होने पे आपके डायपोल मोमेंट के अंदर क्या चेंज आया, उसका वेरिएशन आप लोग कहां पढ़ते हो, इस इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हो। इक्वेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू ई प्लस डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स ई इनटू में एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स के चेंज होने पे आपके म्यू के अंदर क्या चेंज हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम, इनटू में क्या, एक्स, जो भी आपने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। फिर क्या करोगे, प्लस डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स ई इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स ई इनटू में एक्स क्यूब। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स की पावर 4 आएगी। इस तरीके से आपकी जो पूरी सीरीज है वो चलती रहती है। तो ऐसे आप लोग देखते हो वेरिएशन ऑफ डायपोल मोमेंट का विद डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोग अपने एटम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब मैं यहां पर इस म्यू क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनिसिटी बोलता हूं। इलेक्ट्रिकल क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल टर्म है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनिसिटी बोलते हो। अब मैंने इसको यहां पर एन हार्मोनिसिटी क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप लोग इस टेलर सीरीज को पूरा कंसीडर करोगे, मान लीजिए आपने क्या किया, इसको पूरा आपने यहां पर कंसीडर किया, तो इसको आप क्या बोलते हो, पूरा की पूरा एन हार्मोनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की टर्म है, जो सिर्फ इतनी टर्म है, ये जो आपके पास यहां पर टर्म लिखी हुई किससे कोरस्पॉन्डिंग है, ये आपके पास किससे कोरस्पॉन्डिंग है, हार्मोनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग है। और अगर आप लोग बात करते हो इस पूरी की, तो ये पूरी किससे कोरस्पॉन्डिंग आपके पास होने वाली है, एन हार्मोनिक के कोरस्पॉन्डिंग होने वाली है। यानी कि अगर हम लोग पढ़ेंगे एन हार्मोनिक मोशन को, तो ये पूरा की पूरा जो लिखा हुआ है आपके पास कैसा क्या एक्ट करेगा, आपके पास ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे हार्मोनिक मोशन को, तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन क्या करेगा, ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगा। और ये चीजें आप लोग डिफरेंस भी देख सकते हो, जो आपका ग्राफ होता है वाइब्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का, आप लोग क्या देखते हो, कुछ इस टाइप से आप लोग क्या बनाते हो, ग्राफ को बनाते हो, राइट। कुछ ऐसा आपके पास क्या होता है, एनर्जी लेवल होते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, कुछ आपको जाकर यहां पर चेंज हो जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो कि आपका मोशन वो कैसा है, एन हार्मोनिक, आपका जो बॉन्ड है वो डिसोशिएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो आपके पास एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि जो आपके पास लोअर क्वांटम नंबर होते हैं, उसमें आप लोग क्या कंसीडर करते हो कि जो आपका एन हार्मोनिक मोशन है वो भी आपका आइडियल की तरह ही बिहेव कर रहा है स्टार्टिंग के लोअर क्वांटम नंबर्स के अंदर। लेकिन जैसे आप लोग क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते हो, तो आपका जो मोशन है वो कैसा हो जाता है, आपके पास एन हार्मोनिक हो जाता है, आपका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। हार्मोनिक मोशन होता है कि जितना आप लोग इधर जाओगे उतना ही आप लोग इधर जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर आओगे, फिर वापस जाओगे, और ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास चलता रहता है। तो अगर आप लोग यहां पर देखते हो लोअर क्वांटम नंबर के अंदर, यहां पर आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूल सबसे पहले इक्विलिब्रियम से इधर जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, तो इस साइड से क्या करता रहता है, वो मोशन करता रहता है। उसके बाद अगर आप लोग आपका वाइब्रेशन क्वांटम को चेंज करोगे, हाई पे जाओगे, तो क्या करोगे, आप लोग यहां पर आ गए, यहां पर क्या होगा, कुछ इस टाइप का मोशन आपके पास होता रहता है। फिर यहां पर क्या होगा, आपके पास कुछ इस टाइप का मोशन होगा, इधर क्या होगा, आपके पास इस टाइप का मोशन होगा। तो आप लोग देखोगे कि अगर आप लोग बात करते हो लोअर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की, तो यहां पर जो आपके पास वाइब्रेशन मोशन कैसा होता है, सिंपल आपके पास हार्मोनिक नेचर का ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग अपने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते हुए जाओगे, अगर आप लोग यहां पर पहुंच जाओगे, तो इस केस में आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर होगी, और राइट में तो आप लोग जा रहे हो इतना दूर, लेकिन लेफ्ट में कहां जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दूर। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो कि हायर क्वांटम नंबर के ऊपर जाकर आपका मोशन कैसा हो जाता है, एन हार्मोनिक हो जाता है। तो लोअर क्वांटम नंबर के अंदर जो आपका ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑपरेटर आप लोग यूज करोगे, जिसको आप लोग कहां पढ़ते हो, हार्मोनिसिटी के अंदर पढ़ते हो। यानी कि अगर आप लोग बात करोगे एसएचओ मोशन की, तो उस केस के अंदर आपका ऑपरेटर ये होगा। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो एन हार्मोनिक मोशन की, तो उस केस के अंदर जो मैंने यहां पर पूरी टर्म लिखी हुई है, ये पूरी टर्म अभी क्या करेगी, एक्ट एज ए
ऑपरेटर करेगी जब आप लोग क्या निकालोगे, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल को निकालोगे। निकाल कर देखते हैं, फिर आप लोग समझ जाओगे कैसे आपको इन चीजों का यूज करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग किसके लिए, हार्मोनिक के लिए ही निकालते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हुई है। जनरली म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट एंड अल्फा यानी कि पोलराइजेबिलिटी कुड बी कंसीडर टू वेरी हार्मोनिकली विद एक्स, क्योंकि आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास लोअर क्वांटम नंबर है तो वो कैसे वेरी कर रहा है, एक्स यानी कि एक्स की पावर 1 के साथ वो क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि लीनियरली वो वेरी कर रहा है। दैट मींस लोअर टर्म डेल्टा म्यू अपॉन डेल्टा एक्सी एक्स मे बी कंसीडर एज द टर्म कोरस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक नेचर। आपके पास जो टर्म है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 1 है, यानी कि वो क्या करेगा, लोअर क्वांटम नंबर के ऊपर एक्स रेज़ टू द पावर 1 के साथ क्या करेगा, वो वेरी करेगा। इसे आप लोग क्या कर सकते हो, दैट मींस लोअर टर्म डेल म्यू अपॉन डेल एक्सी इनटू में एक्स मे बी कंसीडर एज द टर्म कोरस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक नेचर, एंड हायर टर्म डेल म्यू अपॉन डेल एक्सी इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस डेल म्यू अपॉन डेल एक्सी इनटू में एक्स क्यूब, या फिर आगे आने वाले टर्म प्लस ये वाले टर्म भी इज कंसीडर एज टर्म कोरस्पॉन्डिंग टू एन हार्मोनिसिटी। तो अगर आपको एसएचओ के लिए निकालना है ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल तो आप लोग इसको यूज करोगे एज ए ऑपरेटर। अगर आपको निकालना है मोड्स पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग तो आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करोगे एज ए अपना ऑपरेटर। और इसका क्या कब यूज करते हो आप लोग, इसको यूज करते हो एन हार्मोनिक वाइब्रेशन कोरस्पॉन्डिंग। तो ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हो। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को अप्लाई करना है और अपने सिलेक्शन रूल को क्या कर लेना है, डिराइव कर लेना है। तो इस चीज को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर। सबसे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट वाइब्रेशन ट्रांजिशन इज allowed with delta n is equal to plus minus 1 SHO approximation and delta n is equal to plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 is forbidden SHO approximation। आपको पता है कि अगर आपका मोशन कैसा होता है, हार्मोनिक होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यही क्या होता है आपके पास, अलाउड होता है, सब आपके पास क्या होता है, फोरबिडन होता है। तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग यही प्रूव करेंगे, शो दैट डेल्टा n is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 is allowed for vibrational transition। अगर आप लोग क्या ले रहे हो, n हार्मोनिसिटी को कंसीडर कर रहे हो तो जरूरत पड़ने वाली है वेव फंक्शंस की। वेव फंक्शन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं क्वांटम केमिस्ट्री की हेल्प से। जो आपके पास यहाँ पर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट है, फिर आपके पास फर्स्ट लेवल है, फिर आपके पास सेकंड लेवल है। सिर्फ 3 ही लेवल के मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, वेव फंक्शन लिखे हुए हैं, और 3 लेवल से हम लोग यहाँ पर 3 चीजें क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपके पास क्या है 0 के लिए है, आपके पास क्या है 1 के लिए, आपके पास ये क्या है 2 के लिए। तो हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टिकल, मान लीजिए आपका पार्टिकल कहां पर है, सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अंदर है, आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ डेल्टा n प्लस माइनस 1 ही अलाउड है, यानी कि आपका पार्टिकल यहां से कहां जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जा सकता है। तो इस ट्रांजिशन हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये वाला ट्रांजिशन आपके पास क्या है, अलाउड है। फिर हम लोग प्रूव करते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पर डायरेक्टली नहीं जा सकता, इसको हम क्या कर देंगे, नहीं के लिए प्रूव कर देंगे। बस इन्हीं को प्रूव करेंगे, बाकी आप लोग खुद भी प्रूव कर दे सकते हो अगर आपने तरीका एक बार समझ लिया तो वेव फंक्शन में मैं यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। मैं लिखा हुआ है कि जो आपके पास साइज 0 होता है, क्या होता है, n इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन में 2n के आपके पास यहां पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। जितने भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं उनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर n की टर्म के अंदर ले लिया है। कांस्टेंट का यहाँ पर यूज नहीं होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर ले लो उसको n ही ले सकते हो। साई 1 क्या हो जाएगा, n डैश इंटू में x e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन में 2। साई 2 क्या होता है, n डबल डैश इंटू में बीटा x स्क्वायर माइनस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन में 2। ये सारे फंक्शन हम लोग डिराइव करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको लग रहा है कि मैंने कैसे लिख दिया इसको, तो उसके लिए आप लोग प्लीज क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स को जरूर फॉलो कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद हमने अभी भी कहा है कि इन केस ऑफ एसएच जो आपका ऑपरेटर है वो क्या होने वाला है, डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स इनटू में एक्स आपका क्या रहेगा, ऑपरेटर रहेगा। तो वैल्यूज को पुट कर दो। आपको पता है कि ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होगा, आपके पास म्यू निकालोगे 0 से आई तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार ऑपरेटर इनटू में साई इनटू में डी टाउ, जैसा हमने किया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो साई 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो साई 1 स्टार की और साई 1 की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो साई 1 की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, क्या है, मैं ये पूरी क्या आपके पास साई 1 की वैल्यू है। फिर आपने यहां पर क्या पुट कर दिया, ऑपरेटर को पुट कर दिया, आपके पास क्या है, ये पूरा ऑपरेटर है। फिर आपने यहां पर क्या पुट कर दिया, साई 0 को पुट कर दिया, आपके पास क्या है, डी टाउ है। डी टाउ क्या होता है, dx होता है, और वाइब्रेशन मोशन कॉरस्पॉन्डिंग आपका लिमिट होती है वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। लिमिट ये क्यों होती है, डी टाउ dx क्यों होता है, ये सब चीजें क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज वहां पर जाकर लेक्चर्स देख लीजिए। तो वैल्यूज को पुट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया है, कांस्टेंट को मैं यहां पर बाहर निकाल दूंगा। कांस्टेंट क्या कर दिया मैंने, यहां से सारे के सारे बाहर निकाल दिए। एन भी कांस्टेंट है आपके पास, एन डैश भी कांस्टेंट है, और डेल्टा एंड डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स ई भी क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपका क्या है, वेरिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो सारे कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बच जाएगा, x इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2 इंटू में x e रेज़ टू द पावर
माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो जब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में dx। तो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कुछ इंटीग्रेशन जब हमने निकाली थी एवरेज वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू एसएचओ मॉडल। तो मैंने वहां बताया था आपके पास कुछ फॉर्म होगी कुछ इस टाइप की, एक्स रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। बीटा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, एक्स के ऊपर क्या है कोई पावर है एन, यहां पर एक्स के ऊपर पावर क्या है 2 है, इनटू में dx, और अगर लिमिट क्या हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो इस केस में अगर आपका जो ये n है, अगर ये n आपका क्या रहता है इवन रहता है, तो आपका जो पूरा इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, नॉन जीरो होने वाली है। अगर आपका ये n जो है वो ओड रहता है तो आपके पास जो पूरा इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। तो यहां पर आपका जो n है क्या है 2 है, यानी क्या है इवन है, यानी कि वैल्यू क्या होगी इसकी नॉन जीरो के बराबर होगी। अगर ये पूरा नॉन जीरो है तो ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या आपके पास नॉन जीरो है, तो पूरा क्या निकल कर आ जाएगा, नॉन जीरो निकल कर आ जाएगा। और अगर आपका ट्रांसमिशन मोमेंट इंटीग्रल नॉन जीरो निकल कर आ गया तो उस केस के अंदर आप क्या कहते हो, उस ट्रांजिशन को क्या कहते हो आप लोग, अलाउड कहते हो। इसका मतलब जो आपका म्यू 0 से 1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास, अलाउड हो जाएगा। तो अलाउड वाला तो आप लोगों ने प्रूव कर लिया। सेम इस तरीके से प्रूव करते हैं कौन कौन से पास क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, म्यू 0 से 2 ले रहा हूं, तो क्या लिखोगे आप लोग, साई 2 का स्टार ऑपरेटर इंटू में साई 0 इंटू में dx। मैंने क्या कर दिया, साई 2 की वैल्यू को पुट कर दिया, ये क्या आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास क्या है साई 0 है, ये क्या है आपके पास डी टाउ है। सारी वैल्यूज को पुट करोगे, कांस्टेंट को सारा को बाहर निकाल दिया, कुछ आपके पास क्या बच जाएगा, कुछ इस टाइप का आपके पास इंटीग्रल बच जाएगा। लिमिट क्या है यहाँ पर आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही है। तो जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे कुछ इस टाइप के आपके पास क्या बन जाएंगे, इंटीग्रेशन बन जाएंगे। ये आपके पास सेम फॉर्म है पहले की तरह ही। यहां पर पावर क्या है इसके ऊपर 3 पावर है, यहां पर पावर क्या है इसके ऊपर 1 पावर है, यानी कि यहां पर भी ऑड पावर है, यहां पर भी ऑड पावर है। तो ये भी क्या है 0 के बराबर रहेगा, ये भी क्या है 0 के बराबर रहेगा। तो अगर ये 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास पूरा की पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास म्यू 0 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। अगर आपके पास वो 0 हो गया दैट मींस ये ट्रांजिशन क्या है आपके पास अलाउड नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हो कि आपका जो म्यू है वो 0 से 0 क्या होगा, फॉरबिडन होगा, 1 से 1 क्या होगा, फॉरबिडन होगा, 2 से 2 क्या होगा, फॉरबिडन होगा, 0 से 3 क्या होगा, फॉरबिडन होगा। तो ये सारे के सारे आप लोग प्रूव कर सकते हो। इनको प्रूव जरूर करके देखिए, तभी आप लोग समझ में आएगा कि कैसे मैं यहाँ पर इन चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ। तो जो होमवर्क देता हूँ जरूर करके देखिएगा, इन सबको प्रूव कर देखिए कैसे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास 0 के बराबर आएगा। और क्योंकि ये 0 के बराबर आएगा इसलिए सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास फॉरबिडन होते हैं। डेल्टा n इज इक्वल टू 0 भी क्या होता है आपके पास नॉट अलाउड होता है। इसीलिए 0 to 0, 1 to 1, 2 to 2 आपके पास क्या होने वाले हैं, सारे के सारे 0 के बराबर आने वाले हैं, सारे क्या हो जाएंगे आपके पास फॉरबिडन हो जाएंगे। तो ये सारा केस था किसके लिए, आपके पास हार्मोनिक वाइब्रेशन मोशन है कोरस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं इन केस ऑफ एन हार्मोनिक। तो प्रूव तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, जो आपका म्यू है 0 से 1, मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। क्या पुट करूंगा, इंटीग्रल ऑफ साई 1 स्टार ऑपरेटर इंटू में साई 0 इंटू में डी टाउ। तो क्या किया है मैंने, साई 1 स्टार की वैल्यू को पुट किया है, फिर क्या करूंगा ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करूंगा। ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, आप यहां पर कहोगे कि सारी की सारी टर्म आपको यहां पर लेनी पड़ेगी, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स इंटू में एक्स प्लस डेल म्यू अपॉन डेल एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। और जो आपके पास आगे की टर्म है वो सारी टर्म आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ 2 ही टर्म आपको लेकर दिखा देता हूं, यहां से आप लोग सब चीजें समझ जाओगे। उसके बाद क्या लिखना आपको, साई 0 वैल्यू को यहां पर पुट किया हुआ है, साई 0 की जो भी आपके पास कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, इंटू में क्या है डी टाउ यानी कि dx लिख दिया, और लिमिट को मैंने यहां पर पुट कर दिया। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, जो भी पास इंटीग्रेशन बच जाएगा। आप देख लो कि आपके पास जो इंटीग्रल है वो 0 के बराबर आएंगे या फिर 0 के बराबर नहीं आएंगे। तो यहां पर पावर क्या है, x की पावर है 2, यानी कि क्या है आपके पास इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो आपके पास क्या आने वाला है, ये नॉन जीरो आने वाला है। यहां पर पावर आपके पास क्या है 3 है, तो ये तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। चलो मान लीजिए आपके पास क्या है 0 है, लेकिन ये पूरी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और अगर ये पूरी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो आपके पास म्यू 0 से 1 क्या आने वाला है, नॉन जीरो आने वाला है। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो आपके पास ये भी क्या हो जाता है, अलाउड हो जाता है। सेम इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि आपका जो 0 से 2 है वो भी अलाउड होगा, 0 से 3 है वो भी अलाउड होगा, 1 से 2 ये भी अलाउड होगा, क्योंकि कोई ना कोई टर्म आपके पास यहां पर ऐसी जरूर बच जाएगी जिसके अंदर x के ऊपर पावर क्या रहने वाली है, इवन रहने वाली है। और अगर वो पावर इवन है तो इंटीग्रल कोई ना कोई वैल्यू देगा, और ये पूरा म्यू क्या हो जाता है पास नॉन जीरो हो जाता है। तो 0 से 1 मैंने आपको कर दिखाया है, बाकी सभी आप लोग प्लीज कर देखिएगा। आप लोग देखोगे कि एन हार्मोनिसिटी केस के अंदर आपके पास ये सारे के सारे जो आपके पास ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है, ये सब की वैल्यू क्या आती है आपके पास नॉन जीरो निकल कर आएगी, और ये सारे क्या होते हैं अलाउड होंगे। ट्राई टू प्रूव इट बाय योरसेल्फ, मैंने अलग से लिखा भी हुआ है, तो प्लीज
कर देखिएगा। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अगर कर देखोगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अबव मेथड इज नॉट एन एग्जैक्ट मेथड, इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू अबव मेथड म्यू 0 to 0, म्यू 1 to 1, म्यू 2 to 2 will also comes out to be non-zero, but still they are forbidden in vibrational spectra, both harmonic and anharmonic motion। अगर आप लोग इस मेथड का यूज कर निकालने वाले हो म्यू 0 से 0 या फिर निकालोगे म्यू 1 से 1, तो यहाँ पर डेल्टा एन क्या है आपके पास 0 है, यहाँ पर डेल्टा एन क्या है आपके पास 0 है। तो जब आप लोग यहाँ पर इनको निकालने की कोशिश करोगे तो आप लोग देखोगे इनकी वैल्यू क्या है आपके पास नॉन जीरो आ रही है। इसका मतलब ये क्या होने वाले हैं, अलाउड होने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपके पास क्या रहने वाले हैं, अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मेथड आप लोग यूज कर रहे हो एग्जैक्ट मेथड नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इस मेथड को 0 to 0 के लिए यूज मत करो, 1 से 1 के लिए यूज मत करो, यानी कि डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 के लिए यूज मत करो। बाकी सभी के लिए यूज कर आप लोग चीजों को प्रूव कर सकते हो। तो ये आपके पास क्लास थी सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।